स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी अड्डा। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव completed up to did women's have revolution. Today we are going to complete abolition of slavery, did the revolution and the everyday life of France and conclusion. Now let's start the topic. अब हम बात करते हैं द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की, कि स्लेवरी को कैसे ख़त्म किया गया था फ्रांस के अंदर। तो अगर हम सिर्फ जैकोबियन डिज़ाइन की बात करें तो जब सिर्फ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो रूल था 1 साल का, सिर्फ उसके अंदर ही स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था। बाकी उससे पहले भी स्लेवरी फ्रांस में चली आ रही थी और उसके बाद भी स्लेवरी कंटिन्यू हुई है फ्रांस के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमारे कॉलोनीज़ थे, जिसमें से मार्टिनिक्यू, गैंगलॉप एंड सेंट डोमिंगो। यहाँ पे इन 3 आइलैंड पे क्या होता था, प्लांटेशन होता था। और ये 3 आइलैंड यूरोप की जो एवर ग्रोइंग डिमांड थी टी, कॉफ़ी, इंडिको और शुगर की, इसको क्या कर रहा था, मीट आउट कर रहा था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो बाहर जाके काम करना नहीं चाहते थे यूरोप के लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अनफेमिलियर लैंड पे जाके काम करना, प्लस वो लोग वहाँ के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं और अपनी फैमिली से इतने दूर जाके काम करना, इसलिए वो लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो स्लेव्स की डिमांड थी उसको मीट आउट करने के लिए यूरोप ने ट्रायंगुलर ट्रेड चलाया बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। जितने भी फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग अफ्रीका जाते थे, वहाँ के जो लोकल चीफ हुआ करते थे उनसे स्लेव्स को ख़रीदते थे। उनको एक 3 महीने के लॉन्ग वॉयज में भरा जाता था। एक कंटेनर में बहुत सारे स्लेव्स को आपको चेन से बांध कर भर दिया जाता था और 3 महीने के लॉन्ग वॉयज से होते हुए, अटलांटिक से होते हुए उनको कहाँ भेजा जाता था, कैरेबियन भेजा जाता था। उसके बाद में 2 इम्पॉर्टेंट पोर्ट थे फ्रांस के, ब्रूडॉक्स एंड नेटीज़। जो ब्रूडॉक्स एंड नेटीज़ थे ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहे थे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही थी, बिकॉज इन दोनों से ही फ्रांस के जितने भी स्लेव्स थे उनको क्या किया जाता था, बाहर भेजा जाता था। और ये कैरेबियन आइलैंड्स की वजह से, कॉलोनीज़ की वजह से ही जो डिमांड थी यूरोप की टी, कॉफ़ी, इंडिको एंड शुगर की, वो फाइनली पूरी हो पाई और फ्रांस में इन दोनों पोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को गेन किया। चलिए फाइनली अब फ्रांस में आपको बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलेगा स्लेवरी के ऊपर। हालांकि जब नेशनल असेंबली बनी तब बहुत सारे डिबेट हुए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई तब भी बहुत सारे डिबेट हुए, बट कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। फाइनली 1794 में जब कन्वेंशन आई तो कन्वेंशन ने जितने भी स्लेव्स थे ओवरसीज़ में उनको सबको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। उसके बाद में, पर ये ज़्यादा दिन चला नहीं, आफ्टर 10 ईयर्स जब नेपोलियन बोनापार्ट का राइज़ हुआ तो नेपोलियन ने स्लेवरी को वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया एंड स्लेवरी जो आपकी ख़त्म होती है, फाइनली अबॉलिश होती है फ्रांस में, वो आपकी 1848 में अबॉलिश होती है। चलिए इसके बाद टॉपिक आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब हम देखते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बिस्टाइल से। जैसे ही स्टॉर्मिंग ऑफ बिस्टाइल हुआ और नेशनल असेंबली ने अब क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया। और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये चीज़ आई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो जितने भी सेंसरशिप थी ओल्ड रिजीम सिस्टम के टाइम पे, उस टाइम पे लुई किंग 16 ने मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे सेंसरशिप लगा रखी थी। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि हमारा अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नेचुरल राइट है, इनएलिएबल राइट है, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, प्रिंट करना स्टार्ट किया सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो फ्रांस में हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। बहुत सारे आपको पैम्फलेट्स इस पे देखने को मिलेंगे, बुक्स देखने को मिलेगी, मैगजीन्स देखने को मिलेगी। और इन प्रिंट मीडिया ने पूरे फ्रांस के टाउन को फ्लडेड कर दिया एंड फाइनली फ्रांस के हर एक इंसान के पास में अब ये ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, फ्रीली अपने आइडियाज़ को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है एंड पढ़ सकता है कि एक्चुअली फ्रांस में क्या हो रहा है। धीरे धीरे फ्रांस मॉडर्नाइज होने लगा, लिबर्टी के आइडियाज़ को अपनाया जाने लगा, इक्वालिटी को अपनाया जाने लगा एंड हम फाइनली देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हमें कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो फाइनली 1804 में मैंने आपको डायरेक्टरी वाले उसमें भी बताया था, क्योंकि फ्रांस में डायरेक्टरी के कोलैप्स होने के बाद में कोई भी ऐसा रूलर बचा नहीं था जो फ्रांस को चला सके। एंड इसको देखते हुए फ्रांस में क्या हुआ, 1904 में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो अपने आप को क्राउन करता है एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। वो अपने आप को घोषित कर देता है फ्रांस का राजा, एम्परर।
ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज। जो नेपोलियन होता है वो मॉडर्नाइज तरीके लेके आता है, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स लेके आता है, लॉ लेके आता है, जो कि हम नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हिस्ट्री के, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, इंट्रो दे देती हूँ। तो बहुत सारे पॉलिसीज़ एंड लॉज वो लेके आता है, उसमें से इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, जिसमें डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही नेपोलियन आता है तो नेपोलियन को एज अ लिबरेटर देखा जाता है, नेपोलियन की आर्मी को हर जगह इनवाइट किया जाता है। बट धीरे धीरे क्या होता है, हर जगह फ्रांस के लोग क्या देखते हैं, नेपोलियन की आर्मीज़ को देखते हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड फाइनली जितनी भी यहाँ पे छूट फ्रांस के लोगों को दी गई थी वो उनसे क्या कर ली जाती है, वापस से छीन ली जाती है। एंड धीरे धीरे ये जो राजा अपने आप को लिबरेटर बता रहा था वो क्या बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरे यूरोप पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से दो आइडिया निकल के आते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी मोनार्कल सिस्टम है, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी है, वो इन आइडियाज़ को पढ़ते हैं। उसके बाद में न्यू मिडिल क्लास क्या आती है, यूरोप में भी न्यू मिडिल क्लास का राइज़ होता है, वो लोग भी इन आइडियाज़ को पढ़ते हैं एंड वहाँ पे अपने कंट्रीज़ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे लोग रेवोल्यूशन करते हैं, बहुत सारे लोग फ्रांस की तरह क्या होते हैं, रिपब्लिक होते हैं, वो हम आपके नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मोर ओवर इंडिया के जो दो रेवोल्यूशनरी हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। ये दो रेवोल्यूशनरीज़ हैं जो कि मैक्सिमम फ्रेंच आइडिया को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इंडियन रेवोल्यूशन के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़।